तो कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। ये कोई क्लोज कर्व सी है जिसमें ये फंक्शन एनालिटिक है, ये क्लोज कर्व सी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सिंपली कनेक्टेड रीजन हमने कल बताया था। यहाँ कोई भी क्लोज कर्व अगर आपको दिया हुआ है और इस क्लोज, कल हम किस बात पर डिस्कस कर रहे थे, वो पॉइंट्स जो इस रीजन के बाहर मिलते थे तो उन पर इंटीग्रेशन 0 हो जाता था, जहां पर वो क्या होते थे, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होते थे उस फंक्शन की। अगर वही पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इस रीजन के अंदर मिल जाए, तो जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये पॉइंट मिल गए आपको, और ये रीजन के अंदर है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी वो होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है लेकिन ये पॉइंट छोड़कर, तो जिन पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं है हम क्या करते हैं, वहां पर उनके अराउंड एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, सभी पॉइंट्स के अराउंड, और इनको सिंपली कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कर्व सी है, ये चलता है ऐसे। अब ये C1 हो गया, ऐसे चलेगा, यहां से फिर इसके साथ कनेक्ट होगा, तो ऐसे कनेक्ट होगा। ये C2 कर्व हुआ, C2 कर्व। अब ऐसे चलते हुए यहां पहुंचे हम, यहां कनेक्ट किया इसको, ये C3 कर्व, एंड देन लास्ट जो है वो ये C4 कर्व है। इस तरह से हमारे पास ये रीजन आ जाते हैं अलग अलग, इनको सिंपली कनेक्ट कर दिया गया। तो ये जो कर्व C है, इंटीग्रेशन जो होगा इस फंक्शन के लिए fz, ये इक्वल टू हो जाएगा इन सब के सम के इक्वल, C1 fz dz प्लस C2 fz dz प्लस C3 fz dz एंड C4 fz dz, इन सब के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, जितने भी अंदर रीजन बनेंगे उन सब के इंटीग्रेशन का सम इस क्लोज कर्व के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ जो कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला ले रहे हैं, इस कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि एक फंक्शन है fz जो कि किसी क्लोज कर्व के अंदर एनालिटिक है, बट एक पॉइंट ऐसा है, एंड इफ a इज एनी पॉइंट विद इन C, ए पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मान लिया जाए वो पॉइंट A है, तो इस पॉइंट A पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इसके साथ सिंपली कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कर्व C1 हो गया। तो अब देखिए, जो भी इंटीग्रेशन हमारे पास होगा इस कर्व के थ्रू, वो इक्वल टू हो जाएगा दिस, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रीजन बनेंगे उन सबके सम के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये यहाँ पर सिंगल कर्व है तो ये इसके इक्वल हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना है fz अपॉन z माइनस a, क्योंकि सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पर है, a पॉइंट पर, तो z माइनस a थ्रू द कर्व C इज इक्वल टू हो जाएगा
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए कर्व C1 पे। और ये जो कर्व आपने ड्रॉ किया है, C1 कर्व जो आपने ड्रॉ किया है, जिसकी रेडियस यहां पर आपको मान लिया R दिखाई दे रही है, तो R क्या है, टेंस टू जीरो, R टेंस टू जीरो। ये एक ऐसा सर्किल बनाया जाएगा जिसकी रेडियस जो होगी लगभग जीरो, क्योंकि ये पॉइंट के आसपास ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसको टच करते हुए, इसकी बाउंड्री, इस पॉइंट के बाउंड्री को टच करते हुए एक सर्किल बनाया। तो यहाँ तो स्पेस इसलिए दिखाया गया ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पर इस तरह का सर्किल बनना है, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, लगभग जीरो हो जाएगी। ओके, अब देखिए सेंटर हमने ले लिया इसका ए, तो जब सेंटर ए है और रेडियस आर है, तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center is A and radius R, that is Z minus A is equal to R into e to the power iota theta। या यूं कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस ए इक्वल टू R, अगर मोड की वैल्यू बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ Z माइनस ए इक्वल टू R की हो जाएगा। तो अब देखिएगा डी जेड की वैल्यू क्या होगी, यहां से डी जेड इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर एज इट इज ई टू द पावर आइटा थीटा का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ई टू द पावर आइटा थीटा इनटू आई डी थीटा। ओके, अब हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड under the curve C, and this is equal to C1 curve fz upon z minus a। अब हम यहां क्या करते हैं, एफ ए माइनस किया और एफ ए ही प्लस किया, जो सेंटर है उसका फंक्शन लेंगे और वही चीज माइनस करेंगे, वही चीज प्लस कर लेंगे। तो इसको दो पार्ट में हमने इंटीग्रेशन को तोड़ दिया, C1 एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो ये C1 कर्व के अलोंग है। अब ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कीजिए, z माइनस ए की वैल्यू r e टू द पावर आयोटा थीटा और dz की वैल्यू r e टू द पावर आयोटा थीटा इनटू i। एफ जेड, तो यहां पर z की वैल्यू क्या होगी भाई, z इक्वल टू हो जाएगा a प्लस r e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस एफ ए अपॉन z माइनस ए r e टू द पावर आयोटा थीटा dz की वैल्यू है i r e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा प्लस एफ ए अपॉन r e टू द पावर आयोटा थीटा z माइनस ए की वैल्यू dz अगेन i r e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ओके, एंड नाउ देखिए यहां r e टू द पावर आयोटा थीटा ये कैंसिल हो जाएगा अंडर द कर्व C1, अंडर द कर्व C1। तो ये C1 कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन आई आप बाहर रख सकते हैं, ये एफ ए प्लस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस एफ ए डी थीटा एंड प्लस यहाँ एफ ए कॉन्स्टेंट है, एफ ए बाहर हो जाएगा और आर ई टू द पावर आयोटा थीटा कैंसिल, तो आई भी आप बाहर ले लेंगे, बचता क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब ये क्या है, एक सर्किल है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 2 पाई, हमेशा सर्किल की लिमिट 0 टू 2 पाई। देखिए व्हेन r टेंड्स टू 0, व्हेन r टेंड्स टू 0, r हमने रेडियस ली हुई है
जो कि लगभग 0 के इक्वल है। तो जब r रेडियस की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पहले इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये r 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा fa, और fa माइनस fa क्या हुआ 0। तो पहला इंटीग्रेशन तो हो गया 0 प्लस i एज इट इज fa, इसका इंटीग्रल हो गया थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई, लिमिट आप पुट कर लीजिएगा i इंटू एफ ए 2 पाई माइनस 0। तो अब आप देखिए वैल्यू क्या बनकर आई, यहां देखते हैं, चमक रहा है यहां पर। तो इंटीग्रेशन यहीं पर ले लो स्टार्टिंग से ही, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अंडर द कर्व सी डी जेड इक्वल टू वैल्यू आई हमारे पास 2 पाई आई इंटू एफ ए। सो एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और ये था कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो जो हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो प्रूव करने के लिए आपको आ सकता है, अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, तो यूज देखो मैं बताता हूं। यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, हमें जो भी इंटीग्रल दिया हुआ होगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, वैल्यू आई थी इसकी 2 पाई आई एफ ए। तो एफ ए है क्या एक्चुअली 2 पाई आई, एफ जेड है ये एट जेड टेंस टू ए। जेड की जगह पर क्या लिखा हुआ है ए, तो हमने यहां पर रख लिया एफ जेड और लिमिट रख दी बाहर कि जेड टेंस टू ए। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो भी इंटीग्रल होगा, ये वाला इंटीग्रल, ये कौन सा इंटीग्रल है, ये उस पॉइंट पर इंटीग्रल आएगा जो पॉइंट उस क्लोज कर्व के अंदर मिलेगा। ये जो क्लोज कर्व था ये पॉइंट ए था, तो इस ए पॉइंट पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो ये तो एज ए लिमिट वर्क करेगा, और यहां पर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आई फिक्स है। एफ यहां पर जो भी फंक्शन होगा एफ जेड वो यहां रखेंगे एफ जेड एंड जेड टेंस टू ए, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी आप। तो अभी 2 मिनट में करते हैं इस पर डिफाइंड क्वेश्चंस भी। एक डेरिवेटिव थ्योरम और है, डेरिवेटिव थ्योरम इसी की कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले की है। कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो यहां पर कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। तो ये है, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, शॉर्ट में आ सकता है, और प्रूफ आएगा क्या, ये है प्रूफ एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। सिंपल है, सो इसका जो डेरिवेशन है बिल्कुल सिंपल है। तो ये प्रूफ करना है। तो एफ एन ए का मतलब है एन टाइम डिफरेंशिएशन है। तो बिकॉज
बाई कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ए इक्वल टू होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये फॉर्मूला है अभी अभी जो प्रूव कराया हमने, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब हम क्या काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये तो एफ डैश ए हो जाएगा इधर 1/2 पाई इंटीग्रेशन, और ये जो फंक्शन है ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, तो एफ जेड तो एज इट इज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो ए की रिस्पेक्ट में 1/z माइनस ए है, तो 1/z माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/z माइनस ए को आप लिख देंगे z माइनस ए की पावर -1, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी जेड करोगे, डी बाई डी ए करोगे तो -1 पहला आएगा, z माइनस ए की पावर -2, और इंटू फिर z माइनस ए को करोगे तो -1 माइनस प्लस, तो 1/z माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है z माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड एज इट इज। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। अब आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, एफ डबल डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई अब इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू 2 इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 डी जेड। तो 1 इंटू 2 क्या हो गया, फैक्टोरियल 2, तो हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर 3 डी जेड। अब ये कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जब आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ फैक्टोरियल 2 आया और पावर 1 ज्यादा हो गई, तो जब आप इसको nth टाइम करेंगे एफ एन ए इक्वल टू, तो ये फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 डी, क्योंकि पावर 1 ज्यादा है तो यहाँ n आएगा तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये n हुआ तो यहाँ पर n प्लस 1। तो ये था डेरिवेटिव फॉर्मूला जो आगे चलकर यूज होगा और इस फॉर्मूले का, ठीक है ना। अब पहली जो थ्योरम हमने कराई थी कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला जो कराया था उस पर डिपेंड क्वेश्चन लेता है। देखिए इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा भी दी हुई है जो आपने नहीं करनी है, आपने कॉसी से रिलेटेड वर्क करना है, सिर्फ कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉसी थ्योरम, कॉसी डेरिवेटिव थ्योरम और कॉसी पर डिपेंड क्वेश्चंस, जो कि होंगे स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट होंगे, सॉरी 24 से स्टार्ट होंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप समझ लेंगे, और 101% आपको क्वेश्चन मिलता है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूले पर। क्वेश्चन है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू 2 पाई सॉरी एफ जेड नहीं है यहाँ पर, ओनली डी जेड है, 2 पाई वेयर सी इज द सर्किल, तो सी इज द सर्किल, ये वाला सी दिया हुआ है और सर्किल दिया हुआ है जेड माइनस ए मोड में इक्वल टू आर। तो ये कौन सा सर्किल दिया है भाई, ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर, दिस इज द सर्किल
ए सेंटर, आर है इसकी रेडियस कंप्लीट की। और अब देखिए जेड माइनस ए, हम क्या करते हैं यहां वो सर्किल बनाएंगे जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये बाउंड्री है जो कि इस पॉइंट से मिलती हुई बाउंड्री है। यहाँ पर तो स्पेस दिखाई देगा आपको, लेकिन स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। रेडियस आर जो होगी वो 0 होगी। अब हमने इसको सिंपली कनेक्ट किया, ये कनेक्ट कर लिया आपने। तो ए बी फिर सी डी ऐसे ये चलता रहेगा। ये कर्व आप मान के चले सी है और ये कर्व है आपके पास सी। तो बाई कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, ये होता है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। मैंने यूज बताया था कि यूज कैसे करते हैं हम, 2 पाई आई ब्रैकेट एफ जेड और जेड टेंस टू ए। मैंने बताया था इस तरह से यूज करना है फॉर्मूले को। तो अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन एफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई। एफ जेड की जगह क्या रखा जाएगा 1 और जेड टेंस टू ए। तो 2 पाई आई ही बचता है, जेड यहाँ पर है नहीं तो इसलिए ये लिमिट खत्म हो जाएगी। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आप। एग्जाम्पल नंबर 25 है इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी 1 बाई जेड कॉस ऑफ जेड डी जेड वेयर सी इज द इलिप्स। यहां पर एक इलिप्स दिया हुआ है, सी इज गिवन बाय 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक सर्किल वो सॉरी इलिप्स दिया हुआ है। तो ये बाहर की बाउंड्री कुछ भी दी जा सकती है, लेकिन अंदर जो बाउंड्री हम जनरेट करते हैं वो हमेशा एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि वो सर्किल क्यों होगा, आपने इस पॉइंट से मिलते हुए बाउंड्री बनानी है तो वो सर्किल ही बनना है हमेशा। पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0 रेडियस का सर्किल होता है, बिंदु वृत्त जिसे बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं एक इलिप्स। इसमें आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहां पर b की वैल्यू a से बड़ी है तो ये y अक्ष पर एक सर्कल वो इलिप्स बन जाएगा, ये बनता है इलिप्स। और सेंटर जो दिया हुआ है, देखिए सेंटर यहां से मालूम हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेंटर है हमारे पास z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पर इसका सेंटर दिया हुआ। तो ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी थी फंक्शन की, तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी z इक्वल्स टू 0। तो ये कहां मिल गई, कर्व के अंदर। यहां पर भी क्या था, z इक्वल टू ए जो सिंगुलैरिटी थी वो कर्व के अंदर है, तो इसलिए इंटीग्रेशन हुआ। और अगर ये पॉइंट बाहर हो जाता तो इंटीग्रेशन उस पॉइंट पर 0 हो जाता। तो यहां भी ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, जो क्लोज कर्व आपको दिया हुआ है उस क्लोज कर्व के अंदर मिल रहा है। तो हम क्या करें, इसको सिंपली कनेक्ट कर लेंगे इस पॉइंट को। ये लोग कहीं से भी किधर से भी कनेक्ट कर दिया करो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इधर करेंगे या उधर करेंगे, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन आपने कैसे ली हुई है। देखिए ये डायरेक्शन ऐसे ली तो ऐसे जाएगी और फिर घूम कर वापस ऐसे आएगी। ओके, तो ये पॉइंट है z इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होगी z इक्वल टू 0। तो यहां पर बाई कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला कॉसी इंटीग्रल थ्योरम अलग है, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला अलग है। कॉसी थ्योरम जो थी वो उन पॉइंट्स के लिए थी जो पॉइंट बाहर मिलते हैं।
तो वहां पर कॉची थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा जो पॉइंट उस बाउंड्री जो दी हुई है, क्लोज कर्व दिया हुआ है, उसके अंदर जो पॉइंट मिलते हैं वहां पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और बाय द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन विच इज गिवन बाय जो पॉइंट आपको दिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पॉइंट वही मिले जो अंदर है, तो एक से अधिक पॉइंट भी मिल सकते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, कुछ पॉइंट अंदर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट बाहर हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे करेंगे ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला दिस इंटीग्रेशन सी कॉस ऑफ जेड अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, और यहाँ आता है एफ जेड। एफ जेड यहाँ पर क्या है, कॉस जेड है, और जो जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो पॉइंट क्या है, जेड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जेड टेंस टू 0। तो दिस इज 2 पाई आई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बस 2 पाई आई आंसर हो गया इसका। तो दिस इज द इंटीग्रल। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया। जल्दी से देखिए आप लोग। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको मिल रहा है वो है इंटीग्रेशन यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेल्यूट दिस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 dz, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है सर्किल, गिवन सर्किल जो है, गिवन सर्कल दिस इज मॉड ऑफ z माइनस हाफ इक्वल टू z माइनस टू इक्वल टू हाफ। तो ये एक सर्किल दिया हुआ है, तो जहां पर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो बना लीजिएगा इसको। 2 सेंटर पर z माइनस 2, इसके लिए मैंने आपको डिफरेंट कर्व लेकर बताए थे कि सेंटर कैसे कैसे होंगे। अगर यहाँ सिर्फ रियल नंबर है तो x एक्सिस पर, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है तो y एक्सिस पर सेंटर आ जाएगा, दोनों नंबर है तो बीच में कहीं स्पेस में वो सेंटर आएगा। ओके, तो यहां देखिएगा, तो z माइनस 2, तो 2 पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 2 पर कितने रेडियस का, हाफ रेडियस का, तो ये हाफ रेडियस का एक सर्किल बना दिया z इक्वल टू 2 पर। अब पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, इसके फैक्टर कर लो तो क्या आएंगे, z माइनस 2 आएगा एक तो, और एक z माइनस 1 आएगा मेरे ख्याल से, है ना, माइनस 2z और माइनस z इक्वल टू 0। तो फ्रॉम देयर z इक्वल टू 1 एंड 2। तो z इक्वल टू 1 पॉइंट है ये, और z इक्वल टू 2 पॉइंट है ये, 2 पॉइंट है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब एक पॉइंट तो अंदर मिल गया, एक पॉइंट बाहर मिल गया, तो जो बाहर वाला पॉइंट है उस पर इंटीग्रेशन नहीं होगा, उस पर इंटीग्रेशन 0 होगा। तो इसलिए हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब लगाएंगे तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसमें यहां आप पहले बता दें लाइन में, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी 1 एंड 2 इन विच 1 लाइज आउटसाइड द कर्व एंड z इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड द कर्व, ऐसा आप बताएंगे। देन बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, इसके फैक्टर हमने कर लिए dz इक्वल टू, इसको अब आप कैसे लिखेंगे, देखिए अभी इसको कैसे लिखना है, जो पॉइंट बाहर आए हैं उसको फंक्शन बना दीजिए, z अपॉन z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको बना दिया गया फंक्शन, और जो पॉइंट कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये अब फंक्शन में काउंट होगा dz, और दिस इज इक्वल टू बाय द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आई ब्रैकेट z अपॉन z माइनस 1, और लिमिट है z टेंस टू कितनी है 2,
तो दिस इज 2 पाई आई, जेड की वैल्यू 2 रखेंगे, 2/2 माइनस 1, तो 2/1 तो 2 ही रहेगा, 2 2 जा 4, 4 पाई आई आंसर। या और यहीं पर मैं एग्जांपल के तौर पर वैसे ही बता देता हूं, बाय चांस अगर कोई दो पॉइंट आपको इसी के अंदर मिल जाए, मान लिया एक पॉइंट यहां मिल गया, ये सपोज करिए कुछ इस तरीके से है, z/z-1, z-2 और ये है 2z-1 और ये सॉरी 3, इस तरह का कोई इंटीग्रल अगर आपको मिला हुआ है, इन शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो यहां पर कितने पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी मिल रहे हैं? 3, और 3 में से कर्व के अंदर कितने हैं? कर्व के अंदर हमारे पास 2 हैं, एक तो ये z=2 और एक ये 3/2 भी इसी के अंदर हो जाएगा, 3/2 ये बनता है यहाँ पर, तो 3/2 बाउंड्री पॉइंट पर आ गए यहाँ पर, तो ये भी इसी के अंदर बाउंड्री पर आ गए। तो इसका मतलब है 2 पर तो इंटीग्रल निकलेगा, 1 पर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर जो पॉइंट आउटसाइड द कर्व है उसको आप बाहर ले लेंगे, z-1 अपॉन z-2 एंड z-dz। अब ये कॉची थ्योरम अप्लाई कैसे होगी? अब ये पार्शियली अप्लाई होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जितने भी पॉइंट होंगे वो अलग अलग सम के रूप में आ जाएंगे सभी इंटीग्रेशन, तो एक का तो सम हो जाएगा ये और एक का सम हो जाएगा ये। अब लिखेंगे कैसे? जब हम इसका सम लेंगे तो ये फंक्शन में पहुंच जाएगा, जब इसका सम लेंगे तो ये फंक्शन में पहुंच जाएगा। तो यहां पर इसको z/z-1 z-2 अपॉन हो जाएगा z-3, ये C1 कर्व हो गया dz, और प्लस अब आप z/z-1 तो हमेशा ऊपर ही रहना है, अब z-2 आप ऊपर ले लीजिएगा और z-3 ऊपर ले लीजिएगा और ये z-2 dz। बात समझ में आई? ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कर्व के अंदर मिल रहे हैं, तो बारी बारी से लेंगे। यहां पर हम एक बार तो हमने z-3 को ले लिया, एक बार हमने z-2 को ले लिया, बाकी जितने भी फैक्टर बचेंगे उनको फंक्शन बनाएंगे, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? दिस इज 2 पाई आई, पहला फंक्शन देखिए ये है z/z-1 एंड z-2, ये 2z-3 था, सॉरी है ना, 2z-3 और 2z-3, तो वो तो मतलब पॉइंट समझने इसकी बात है, पॉइंट समझते रहेंगे। देखिए यहां पर z की क्या लिमिट है? z की लिमिट 3/2 है, तो यहां पर z टेंस टू 3/2 प्लस अब दूसरा 2 पाई आई ब्रैकेट, अब यहां भी फंक्शन रखेंगे z अपॉन दूसरा फंक्शन है z-1 इंटू 2z-3, और लिमिट है इसकी क्या? z टेंस टू 2, तो यहां z की वैल्यू रख दीजिएगा, यहां z की वैल्यू रख दीजिएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस टाइप से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 3 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 4 पॉइंट भी मिल सकते हैं, और पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स रूट में भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट वाले कैसे आएंगे? जैसे ही एक्सिस के इधर उधर आपको पॉइंट मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। मान लिया 1,2 पॉइंट मिल रहा है, तो 1,2 कैसा होगा? 1 + 2i के टाइप आएगा। तो ये वो वाले क्वेश्चन होंगे जब इसके फैक्टर नहीं होंगे। फैक्टर नहीं होंगे तो किससे निकाल लेंगे हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होंगे तो ऐसे पॉइंट लगाएंगे, वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो जो पॉइंट बाहर होगा उस पर इंटीग्रेशन हमेशा 0 रहेगा अगर वो सेपरेट मिलता है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है तो आप उसको कहां कर लीजिए? फंक्शन में बना लीजिए ऊपर की ओर, और डिनोमिनेटर में वो पॉइंट रखेंगे जिन पर जो पॉइंट इस कर्व के अंदर मिलते हैं, बाउंड्री कर्व के अंदर वो पॉइंट मिल रहे हैं, तो उनको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उनको डिनोमिनेटर में रखने के बाद उनको पार्शियली आप ऐड करेंगे, एक बार एक पॉइंट पर, एक बार दूसरे पॉइंट पर। जो पॉइंट नीचे लेंगे उसके अलावा जितने भी फैक्टर बचेंगे वो सब फंक्शन में पहुंच जाएंगे, फिर दूसरा पॉइंट, बाकी सब फंक्शन में पहुंच जाएंगे।
और इस तरह से जो भी डिनोमिनेटर होगा वो उसकी लिमिट बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये, हाँ, ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इसमें आपके एग्जांपल, इन एग्जांपल्स को आप करना। कल हम फिर इसी कॉशी इंटीग्रल पर ही क्वेश्चंस कराएंगे आगे, ठीक है ना? और हाँ जी, सर इसमें तो 13.1 एक्सरसाइज के आंसर गलत आ रहे हैं। 13.1 के आंसर गलत आ रहे हैं। 13.1 में देखते हैं क्या है। चलो 1 मिनट रुको जरा, मैं ये वीडियो बंद कर देता हूँ।